हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज के इस क्लास में हम हिस्ट्री कक्षा 12 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। इसमें से आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना रहेगी। इसमें हम चारों सेक्शंस खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द करेंगे। सबसे पहले खंड अ, जिसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न आपको मिलेंगे। उसके बाद में हम रिक्त स्थान वाले और अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक प्रश्न देखेंगे। तो आइए करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न है कि थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके पास नखलिस्तान, पाकिस्तान, चोलिस्तान और अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स, ये चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए। चार ऑप्शन है शक, कुषाण, मौर्य और गुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, कुषाण शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। आप वीडियो को पूरा देखिए, अपने कमेंट बॉक्स में करते जाइए और जो आंसर आपको बताया जा रहा है उससे अपने उत्तर का मिलान करते रहिए। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न है, किस शासक के लिए देवनाम पीय उपाधि का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन आ है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन द है अशोक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन द, अशोक जो है इसे देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है। ऑप्शन अ विशाखदत्त, ऑप्शन ब बाणभट्ट, ऑप्शन सी कालिदास और ऑप्शन द है वेदव्यास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन द, वेदव्यास महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन एक बहिर्विवाह, ऑप्शन ब अंतर्विवाह, ऑप्शन स प्रेम विवाह और ऑप्शन द उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, इसे बहिर्विवाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृतांत किस भाषा में लिखा। ऑप्शन अ अरबी भाषा में, ऑप्शन ब फारसी भाषा में, ऑप्शन स हिब्रू भाषा में और ऑप्शन द उर्दू भाषा में। तो इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृतांत रिहला अरबी भाषा में लिखा था। अगला सातवां प्रश्न, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो औलिया साहब की दरगाह जो है ऑप्शन अ फतेहपुर सीकरी, ब दिल्ली, स आगरा और अजमेर। तो इसका सही जवाब है दिल्ली में स्थित है औलिया साहब की दरगाह। और आठवां प्रश्न, तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी। तो तालीकोटा की लड़ाई आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य की, जिसमें हार हुई थी। ऑप्शन आपके पास चार हैं, 1455, 1465, 1365 या फिर 1565। तो इसमें इसका सही जवाब रहेगा 1565 ईस्वी में तालीकोटा की जो है वो लड़ाई हुई थी। और नेक्स्ट नौवां प्रश्न, अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन अ फ्रांसिस बुकानन, ऑप्शन ब लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन स महाराजा मेहताब चंद और ऑप्शन द चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, फ्रांसिस बुकानन ने अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना की थी। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, डेविड रिकार्डो था एक, डेविड रिकार्डो क्या था। ऑप्शन अ चिकित्सक, ऑप्शन ब अर्थशास्त्री, ऑप्शन स गवर्नर जनरल एंड ऑप्शन ड इतिहासकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ब, डेविड रिकार्डो एक अर्थशास्त्री थे। 11वां प्रश्न, गारेर मठ क्या था। ऑप्शन एक मैदान, ऑप्शन ब एक शहर, ऑप्शन स एक बस्ती और ऑप्शन द एक पक्षी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, ये जो गारेर मठ है ये एक मैदान था। नेक्स्ट और 12वां अंतिम बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, निम्न में से किस राजनेता द्वारा अ बंच ऑफ लेटर्स का संकलन किया गया था। ऑप्शन अ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ब महात्मा गांधी, ऑप्शन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन ड डॉक्टर राधा कृष्णन द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अ, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा अ बंच ऑफ लेटर्स का संकलन किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न। ये हमारे बहुविकल्पात्मक प्रश्न कंप्लीट हुए। रिक्त स्थान वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के लेख को नाविक का देश कहते हैं। तो मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविक का देश कहा है। तो मेलुआ को जो है वो नाविकों का देश कहा है। और मेलुआ शब्द ऐसा कहते हैं कि भारत के लिए जो है आर्यवर्त के लिए इन्होंने यूज़ किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए इन्होंने मेलुआ शब्द का प्रयोग अपने लेखों में, अपने ग्रंथों में इन्होंने किया था। और मेलुआ का मतलब होता है नाविकों का देश। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं, अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल
भूमि राजस्व को बताता है। उसने भूमि राजस्व को, जो भूमि से राजस्व प्राप्त होता था, सरकार को आय जो प्राप्त होती थी, उसे क्या बताया गया है? तो इसमें उसे जो है उस राजस्व को राजत्व का पारिश्रमिक बताया गया है। राजत्व का पारिश्रमिक, ठीक है। भूमि राजस्व को राजत्व का पारिश्रमिक मतलब राजा जो अपनी सेवाएं जो प्रजा को दे रहा है, उसकी रक्षा करने का जो दायित्व उसने उठा रखा है, उसके बदले में उसे पारिश्रमिक मिलता है राजा को। तो ये भूमि का राजस्व जो है वो इसीलिए लिया जाता है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 ईस्वी के दशक में किया गया था। दक्कन में तो कहां पर हुआ था ये? 1820 के दशक में दक्कन में पहला जो राजस्व बंदोबस्त हुआ था, ये बंबई में किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है चौथा, के चित्रकार जोसेफ नोएल पैटर्न हैं। तो किसके चित्रकार हैं? इन मेमोरियम जो चित्र है, इसके चित्रकार जोसेफ नोएल पैटर्न माने जाते हैं। अगला पांचवा प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना द्वारा सन 1784 ईस्वी में की गई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। ओके, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में की थी। और छठा प्रश्न है, गांधी जी ने भारत छोड़ा था। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे वकालत के उद्देश्य से, तो कब गए थे? 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 ईस्वी में गांधी जी जो है वो वापस भारत लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे। तो ये हमने किया। इसका दूसरा जो प्रकार के प्रश्न है रिक्त स्थान वाले, इसको भी हमने कंप्लीट किया। अभी हम कर रहे हैं इतिहास कक्षा 12 और इसमें हम कर रहे हैं सेक्शन ए यानी खंड अ के प्रश्न। अब हम इसमें करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? धार्मिक ग्रंथ पूछा, ध्यान रखिएगा। तो आरंभिक धार्मिक ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद माना जाता है। भारत का सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद है। और अगर वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है पूछा जाता है, तो इसका उत्तर भी रहेगा ऋग्वेद। लेकिन अगर पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो इसका उत्तर रहेगा मनुस्मृति। याद रखिएगा, अलग अलग प्रश्न है तो अलग अलग उत्तर रहेगा। दूसरा प्रश्न है, सातवाहन शासकों का देश के किन भागों पर शासन था? सातवाहन जो शासक हुए थे वो भारत के किस भागों पर शासन करते थे? तो सातवाहन शासकों का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है वो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ था। और ये जो शासक थे सातवाहन शासक, ये अपने नामों के आगे अपने माताओं का नाम जो है वो जोड़ते थे। अगला तीसरा प्रश्न है, किस अभिलेख में रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख मिलता है? रेशम जो थे उसके जो बुनकर थे उसकी एक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। तो ये जो लेख था, अभिलेख जो था, वो है मंदसौर मध्य प्रदेश में। यहाँ से प्राप्त अभिलेख में रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, मध्यम निकाय किस भाषा में लिखा गया है? मध्यम निकाय पाली भाषा में लिखा गया एक बौद्ध ग्रंथ है। उस समय प्रचलित जो भाषाएं थी पाली और प्राकृत, तो जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं और जैन ग्रंथ जो लिखे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो ये जो मध्यम निकाय है ये एक बौद्ध ग्रंथ है और इसे पाली भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है पांचवा, दुआर्ते बारबोसा कौन था? उत्तर लिखना है कि दुआर्ते बारबोसा एक प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक था जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा है। ओके, दुआर्ते बारबोसा एक यूरोपीय लेखक था और दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का विस्तृत विवरण इसने लिखा है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, ताराबाद किसे कहा जाता है? उत्तर लिखेंगे कि दौलताबाद है ना। भारत के दो जो प्राचीन लेखों ने भारत के दो प्रसिद्ध शहर जो बड़े शहरों में गिना जाता है, दौलताबाद महाराष्ट्र में और दिल्ली। तो दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए बाजार होता था और इस बाजार को ताराबाद कहा जाता था दौलताबाद में। और इसी के साथ हमारा सेक्शन ए यानी खंड अ हुआ कंप्लीट। और अब हम करेंगे खंड ब। आपको कंप्लीट जो पूरा का पूरा पेपर है खंड अ ब स और द, ये आपको यहाँ
यहाँ पर करवाया जा रहा है विद उत्तर, और इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी। वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखेंगे और अपने उत्तरों को सटीक तैयार कर लीजिए। परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है। लघुत्रात्मक प्रश्न रहेंगे, इसकी उत्तर सीमा रहेगी 50 शब्द। परीक्षा में ध्यान रखना है, जितनी शब्द सीमा में आपको उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है, निर्देश दिया जाता है, उतनी ही शब्द सीमा में आपको उत्तर लिखना है। तो नेक्स्ट जो प्रश्न शुरू करते हैं वो है तीसरे के बाद चौथा। तीसरा प्रश्न हमने रिक्त स्थान वाला किया, अति लघुत्रात्मक किया था। तो चौथा जो प्रश्न है वो है लघुत्रात्मक प्रश्न है। प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारण लिखिए। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका विनाश क्यों हुआ था, विनाश के कारण क्या है, लिखना है। इसमें कुछ जो कारण दिए हुए हैं, पहला तो यह है कि सिंधु नदी के मार्ग बदलने और जलवायु परिवर्तन से संभवतः हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। एक संभावना ये व्यक्त की गई है कि शायद हड़प्पा सभ्यता जहाँ पर स्थापित थी वहाँ पर सिंधु नदी बहती थी और सिंधु नदी में जो जल था वो वहाँ पर इन्हें उपलब्ध होता था, लेकिन किसी कारणवश ये नदी का मार्ग जो है वो परिवर्तित हो गया या फिर जलवायु बदलाव हुआ, तो इस वजह से ये सभ्यता जो है वो नष्ट हो गई थी। दूसरा जो प्रश्न है वो है कि वनों की कटाई के कारण भूमि में नमी की कमी हो गई। वन समाप्त हो गए तो वहाँ पर हरियाली समाप्त हो गई, धीरे धीरे जो है पानी नमी समाप्त हो गई और इस सभ्यता का उजाड़ हो गया। तीसरा पॉइंट लिखना है कि सिंधु नदी की बाढ़ें इस सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी हैं। कुछ लोग ये मानते हैं, इतिहासकार ये मानते हैं कि शायद ज़्यादा बारिश की वजह से यहाँ पर बाढ़ आई होगी और इस बाढ़ में सिंधु सभ्यता जो है वो नष्ट हो गई। और कुछ विद्वान, नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, समुद्रगुप्त के चरित्र का मूल्यांकन कीजिए। समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त जो है एक वीर योद्धा, कुशल सेनापति और महान विजेता था। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त उदारता की प्रतिमूर्ति है और देवताओं में कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के तुल्य है, यानी उससे समानता दर्शाई गई है। समुद्रगुप्त योग्य शासक भी थे और वह उच्च कोटि के विद्वान एवं साहित्य और कला के संरक्षक भी माने जाते हैं। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, व्याख्या कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको लिखना है उत्तर इसका कि शताब्दियों से महाभारत के अनेक पाठांतर अनेक भाषाओं में लिखे गए हैं, मतलब अलग अलग भाषाओं में इसको लिखा गया है। अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिनका विशेष लोगों में प्रसार हुआ, वे भी इसमें सम्मिलित कर ली गई। तो लगातार ये गतिशील है, लगातार ये जो है महाभारत ये गति कर रहा है और इसकी अनेक पुनर्व्याख्याएं प्रस्तुत की गई हैं। इसके विभिन्न प्रसंगों को मूर्तियों तथा चित्रों में भी दर्शाया गया। महाभारत ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की है। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, आपके विचार में अल बिरूनी और इब्न बतूता के लेखन किन मायनों में समान थे। आइए करते हैं इसकी दोनों की समानता बताते हैं। अल बिरूनी और इब्न बतूता ने अपने ग्रंथ अरबी भाषा में लिखे। दोनों ही के जो ग्रंथ हैं वो अरबी भाषा में लिखे गए हैं। दोनों ने ही भारतीय सामाजिक जीवन, रीति रिवाज, प्रथाओं, धार्मिक जीवन, त्योहारों आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तीसरा लिखना पॉइंट है कि दोनों ही उच्च कोटि के विद्वान थे और दोनों की भारतीय साहित्य, समाज, धर्म तथा संस्कृति में गहरी रुचि थी। और आठवां प्रश्न है, सती प्रथा के बारे में बर्नियर ने क्या लिखा। आपको लिखना है उत्तर इसमें। सती प्रथा के बारे में बर्नियर के विचार जो है हमें लिखेंगे कि बर्नियर के अनुसार अधिकांश विधवाओं को सती होने के लिए बाध्य किया जाता था। जब उनके पतियों की मृत्यु हो जाती थी तो उन विधवाओं को सती होना होता था, बाध्यता उन पर जो है वो थोपी जाती थी। दूसरा लिखना है कि अल्पसंख्यक विधवा को भी आग में जीवित जलने के लिए बाध्य किया जाता था। सती प्रथा के बारे में हम पढ़ रहे हैं बर्नियर के विचार। तीसरी का पॉइंट लिखना है, इस प्रक्रिया में ब्राह्मण तथा बूढ़ी महिलाएं भी भाग लेती थी और सती होने वाली विधवा के हाथ पांव बांध दिए जाते थे ताकि वह भाग न जाए। तो इस प्रकार के विचार जो है वो इसने व्यक्त किए हैं। और इस कोलाहलपूर्ण वातावरण में सती होने वाली विधवा के करुणाजनक विलाप की ओर किसी का ध्यान नहीं जा पाता था। नौवां प्रश्न, विभिन्न समुदायों के ईश्वर के बीच पार्थक्य के विरुद्ध कबीर किस तरह दलील पेश करते हैं। तो इसमें लिखना है कि कबीर के अनुसार संसार का स्वामी एक ही है जो ईश्वर है। लोग ईश्वर को अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि, हजरत आदि नामों से पुकारते हैं। कबीर के अनुसार ईश्वर के नाम के बारे में विभिन्नताएं तो केवल शब्दों में है जो हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं।
10वां प्रश्न, शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने की नुकसान बताइए। तो शहर का जो किलेबंद क्षेत्र था उसमें कृषि क्षेत्रों को रखने के नुकसानों में आपको लिखना है पॉइंट 1, यह व्यवस्था बहुत महंगी थी और इसकी देखभाल के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती थी। दूसरा पॉइंट लिखना है कि इस व्यवस्था में किसानों को अनेक कठिनाइयों और असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। शत्रु सेना द्वारा घेराबंदी होने पर किसानों के लिए बीज, उर्वरक, यंत्र आदि की व्यवस्था करना अत्यंत कठिन हो जाता था। 11वां प्रश्न है, विजयनगर की कमलपुरम जलाशय का उल्लेख कीजिए। विजयपुरम में जो कमलपुरम जलाशय था, उस जलाशय का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ था। इस जलाशय के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता था। 12वां प्रश्न है, कॉर्नवालिस की स्तंभरारी बंदोबस्त व्यवस्था के सकारात्मक परिणाम बताइए। पॉइंट वाइज आपको लिखना है कि कंपनी की आय निश्चित हुई और उसे बजट बनाने में आसानी हुई। ये जो इसने स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किया तो इससे एक निश्चित आय कंपनी को प्राप्त होने लगी, पहले इसकी कोई निश्चित मात्रा तय नहीं थी। दूसरा पॉइंट लिखना है कि जमींदार ही स्थायी रूप से भूमि का स्वामी मान लिया गया। अब इसमें जो बिचौलिए जो थे वो समाप्त हो गए और जो जमींदार था उसे ही भूमि का स्वामी मान लिया गया, अतः उसे अपनी भूमि उपजाऊ बनाने का प्रयास जो है वो उसने किया था। तीसरा प्रश्न है कि कंपनी के कर्मचारियों की संख्या सीमित हो गई। और चौथा पॉइंट लिखना है, बंगाल के जमींदारों को अब सरकार को किसी प्रकार की भेंट नहीं देनी पड़ती थी। तो आज की इस क्लास में इतना ही। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।